नमस्कार साथियों, जैसा कि हमने अपने सिटी 24 न्यूज चैनल के दर्शकों को बताया था कि हमारा खास प्रोग्राम रूबरू शुरू होने जा रहा है, जिसमें हमारे आज के मेहमान हैं संत रविदास हस्तशिल्प विकास निगम के प्रबंधक श्री डीसी तिवारी जी। तो मैं सिटी 24 परिवार की ओर से आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप यहाँ कब से पदस्थ हैं और ये शासन की क्या नीति है जैसे आप संचालित करते हैं। मैं सर्वप्रथम बताना चाहता हूं कि मैं 1985 में मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम में प्रथम पोस्टिंग मेरी बस्तर जिले में थी। बस्तर जिला जो कि जगदलपुर जिसका मुख्यालय है, वहां मेरी नौकरी की शुरुआत हुई थी 1985 में। वहां पर यदि हम शिल्पियों की बात करें या हम वहाँ की कला की बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश हुआ करता था, जो बाद में 2000 में छत्तीसगढ़ बना, तो कला पूरे मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम बस्तर में ही हुआ करती थी। और आश्चर्य होगा कि पूरे मध्य प्रदेश में घड़वा जाति जो होती है, जो बेल मेटल का काम करती है, जिसे धातु शिल्प बोलते हैं, वो बस्तर में ही पाई जाती है। और इसकी जो ये कहें कि बेल मेटल की जन्मभूमि है और काष्ठ शिल्प की जो जन्मभूमि है वो उड़ीसा है। उड़ीसा से ये धीरे से बिल्कुल बस्तर सटा हुआ है। वहां पे एक नगर नार है, वहां से 18 किलोमीटर दूर उड़ीसा लग जाता है। वहां से इसकी शुरुआत हुई। बेल मेटल और काष्ठ शिल्प इस तरह से छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया। तो सर, आप बताएं, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में शिल्पियों के लिए क्या क्या योजना शासन की है और कौन कौन से शिल्प के क्षेत्र में अभी लोग काम कर रहे हैं। ग्वालियर में निश्चित तौर से कि ग्वालियर और चंबल संभाग की यदि हम बात करते हैं तो अपार संभावनाएं हैं, अपार शिल्पी हैं, विभिन्न तरह की यहाँ पर कलाएं हैं। उन कलाओं में चाहे वो पत्थर शिल्प की कला हो, चाहे कालीन की कला हो। कालीन भी एक ये कहें कि हम आज ग्वालियर से हम पूरे विश्व में कालीन का निर्यात कर रहे हैं। चाहे हम श्योपुर की यदि हम बात करते हैं, श्योपुर में भी लेकर बेर का काष्ठ शिल्प, खराद शिल्प का काम पारंपरिक रूप से बहुत लंबे समय से वहां पर चल रहा है। और ग्वालियर में जैसे 1962 में यहाँ पर बत्तोबाई होती थी जो डॉल का काम करती थी। जो शादियों में डॉल, जो डॉल बनाती थी वो शादियों में लोग उसको परचेज करते थे। सबसे पहले हम जैसे 1962 में उनको पुरस्कार मिला था। उनको 1962 में पुरस्कार मिला था और वो कला धीरे 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 लुप्त होती जा रही है। कुछ ही शिल्पी जो हैं जो आज उस कला को अपनाए हुए हैं और जीवित रखे हुए हैं। तो ऐसी उसके अलावा जैसे आपने बत्तूबाई जी का नाम लिया, जो कलाएं लुप्त हो रही हैं, तो ऐसी कलाओं को बचाने के लिए शासन की कोई योजना है जो चलाई जा रही है अभी। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इस तरह की योजनाएं संचालित की जाती हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत हम लोगों ने सर्वप्रथम दतिया जिले में बेल मेटल जो लुप्त होता जा रहा है, उस बेल मेटल की हमने कई कार्यशालाएं की। लोगों को वहां पर करीब 70-80 लोगों को हमने वहां पर प्रशिक्षण दिया। इसी तरह से आपको बताना चाहेंगे कि जो घुमक्कड़ जाति के जो लोग होते थे वो अपनी कला से, सिलाई और कढ़ाई से जीवन यापन करते थे। उस कला को वो बनाते थे। ऐसी कला को जीवित रखने के लिए हमने श्योपुर में एक बहुत पहले रिसर्च किया। वहाँ के जो आदिवासी थे उन्होंने उनको वहां पर देखा और उस कला में भी हमने वहां पर प्रशिक्षण दिया। तो ये मतलब समझे कि ग्वालियर में भी लगभग 5 दशक से ये कार्य देखने को मिल रहा है। तो सरकार की कोई और योजना जो विपणन के क्षेत्र में इनको मदद मिल सके या ये अपने इस कार्य को लोगों के सामने ला सके। चाहे ग्वालियर का पत्थर शिल्प हो या कालीन शिल्प हो, ज्वेलरी हो, सेरेमिक हो, और हुरमुच्चो एक जो कला है ग्वालियर में, वो भी काफी फेमस है। हुरमुच्चो कशीदाकारी जो है वो भी है। और पूरे मध्य प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो विपणन की जो सुविधाएं हैं
वो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा और निगम के माध्यम से मेला और प्रदर्शनियों का आयोजित किया जाता है। इन मेला प्रदर्शनी में पूरे मध्य प्रदेश के शिल्पी अपनी भागीदारी करते हैं और जो सामान बेचते हैं वो उसका अपना पैसा वो खुद लेके जाते हैं। और बहुत सी तो शासन की योजनाएं ऐसी भी होती हैं, उन योजनाओं में उनको जाने आने का और रुकने का, ठहरने की राशि भी उनको प्रदान की जाती है। तो मध्य प्रदेश सरकार के अलावा क्या भारत सरकार भी उनकी इस कार्य में मदद करती है? यूं कहें कि मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार की जो योजनाएं हैं वो निगम द्वारा संचालित की जाती हैं। इन योजनाओं के तहत भारत सरकार की ऐसी योजनाएं भी हैं जिनके अंतर्गत हम प्रशिक्षण, शिल्पियों को प्रशिक्षण देते हैं, उनकी कार्यशालाएं आयोजित करते हैं, डिजाइन डेवलपमेंट करते हैं और उनको विपणन सुविधा भी उपलब्ध करवाते हैं। भारत सरकार के कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प के द्वारा पूरे देश भर में गांधी शिल्प बाजार या क्राफ्ट बाजारों का जो आयोजन किया जाता है, उन आयोजनों में हम मध्य प्रदेश के शिल्पियों को की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, जिनको जाने एवं आने का वहां पर टीए की पात्रता होती है और अपनी जो सेल करके आते हैं वो अपने पास में रखते हैं और इनसे किसी भी तरह के कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। शासन की ऐसी योजनाओं का लाभ मैं आदरणीय तिवारी जी से पूछना चाहूंगा कि शासन की ऐसी योजना है, उनका लाभ लेने के लिए क्या कोई पंजीयन कराना पड़ता है या भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार की ऐसी योजना है जिसमें पंजीयन कराकर शिल्पी, जो नए शिल्पी है पुराना के अलावा, वो इसका लाभ ले सकते हैं? निगम के द्वारा विभिन्न शिल्पों में प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं और प्रशिक्षण के उपरांत हम उनका पंजीयन करते हैं। सर्वप्रथम बुनियादी प्रशिक्षण होते हैं और शासन की स्वीकृति के अनुसार हम उनको उन्नति प्रशिक्षण भी देते हैं। इस तरह से निःशुल्क उनके पंजीयन किए जाते हैं और हम अपने यहाँ पे पंजीयन, निगम में पंजीयन कराने के बाद हम उनके पंजीयन भारत सरकार का जो कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प ग्वालियर में है, हम वहां पर भी उनके पंजीयन करवाते हैं। उनको चूंकि निरंतर रोजगार उपलब्ध होता रहे, इसी कड़ी में मैं चाहे वो डीआईसी के लोग हों, जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र के लोग हों या बैंकों के लोग हों, इस अवधि में हम उन लोगों को भी बुलाते हैं और उनसे शासन की योजनाओं की जानकारी उनको उपलब्ध कराते हैं। तो ऐसी अभी वर्तमान में कोई स्कीम वगैरह चल रही है जिसका शिल्पी पंजीयन करा के लाभ ले सकते हो, या भारत सरकार की ऐसी कोई योजना है जिसमें उनको कार्ड बना के दिए जाते हैं जिसमें उनके जैसे बीमा होता हो, स्वास्थ्य बीमा होता हो, ऐसी कोई योजना भी है कि आप बताएं हमारे दर्शकों? पारंपरिक रूप से जो शिल्पी कार्य करते हैं, चाहे वो भारत सरकार हो या मध्य प्रदेश शासन हो, इनके निःशुल्क पंजीयन किए जाते हैं और भारत सरकार में कई एक योजनाएं ऐसी हैं जिनके बीमा किए जाते हैं, उसका लाभ लोगों को मिलता है। और एक खास बात बता दूं कि भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें 60 वर्ष से अधिक के जो लोग हैं, शिल्पी हैं, उन लोगों को पेंशन की भी योजनाएं हैं। तो इस योजनाओं का लाभ लेने के लिए उनको कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन फार्म की प्रक्रिया है जिससे गुजरना पड़ता है, जिससे उनको जानकारी मिल सके? आप बताएंगे थोड़ा हमारे दर्शकों को और शिल्पी भाइयों को। भारत सरकार की जो प्रशिक्षण होते हैं या गांधी शिल्प बाजार में जिनको आवेदन करना होता है, वो लोग अपना आवेदन करते हैं। ऑनलाइन आवेदन होता है, उसमें निःशुल्क दुकानें उपलब्ध होती हैं, उसमें भागीदारी कर सकते हैं। और निगम में मेरे पूरे मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आवेदन देके उसमें भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। यदि वो मेले हस्तशिल्प विकास निगम के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं तो जिला स्तर से वो अपने आवेदन देके और पत्र लेके वहां पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। जैसा कि अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में अभी 2-3 एपिसोड पहले कहा था, लोकल फॉर वोकल को उन्होंने महत्व दिया था। तो क्या ऑनलाइन के माध्यम से भी शिल्प के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं वो अपनी वस्तुओं को, अपने हाथ करघा से बनी चीजों को सेल कर सकते हैं? तो इसमें शासन कुछ उनकी मदद करता है? निश्चित ये कहें कि हम जो लोकल फॉर वोकल के लिए यहाँ पर हम स्टेशन के पास में एक स्टॉल लगाई थी जिसमें ग्वालियर के हमने कालीनों को बेचा था और चंदेरी, चूंकि मेरे पास में भी चंदेरी है, उनके वस्त्रों को यहाँ पर बेचा था। खादी के वस्त्र जो स्टेशन पर एक शॉप लगाई गई थी, वहां पर उनका प्रदर्शन और विक्रय किया गया था। तो इसके विषय में थोड़ा सा आप ये बताएं कि एक परिवार अगर शिल्प के क्षेत्र से जुड़ा है
तो वो क्या परिवार अपनी जीवन यापन इस कला के माध्यम से कर सकता है? क्योंकि क्या है कि ये कलाएं लुप्त हो रही हैं, तो उनकी पीढ़ियों को लगता है जब हमारे माता पिता इसमें कुछ नहीं कर सके तो हम इस लाइन में जाएं या हम किसी और लाइन में जाएं। तो इस पर आपका क्या कहना है? कला एक हिंदुस्तान में कला का बहुत महत्व है और कला के कद्रदानों की कोई कमी नहीं है। कला के खरीदार चाहे हम शिल्प बाजार की बात करें या किसी के भी बात करें, पूरे देश में जो मेरे मृगनयनी एम्पोरियम है, मृगनयनी एम्पोरियम के माध्यम से हम मध्य प्रदेश की जितनी भी कला है उसका हम प्रदर्शन एवं विक्रय करते हैं। और नई जनरेशन के लिए ये कहेंगे कि इस क्षेत्र में आके आप यदि देखेंगे तो संभावनाएं अपार हैं और हम आज निर्यात के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। यही नहीं कि हम हिंदुस्तान में ही अपनी कला का प्रदर्शन और विक्रय कर रहे हैं, आज पूरे वर्ल्ड में मध्य प्रदेश और पूरे भारत की कला का प्रदर्शन और विक्रय हो रहा है और उसकी मांग भी बहुत है। नव युवकों से मैं तो आग्रह करता हूं कि इस क्षेत्र में आए और आज आधुनिक युग में भी बहुत संभावनाएं हैं और इसमें रोजगार प्राप्त करें। ऐसी कोई परिवार है जिनका उदाहरण आप इस हमारे सिटी 24 न्यूज चैनल के माध्यम से लोगों को देना चाहें, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तशिल्प से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं और लोगों को एक संदेश दे रहे हैं कि आप लोग भी इस क्षेत्र में आए? मैं यदि ग्वालियर की बात करूं तो ग्वालियर में बेल मेटल में कार्य करने वाले एक बहुत छोटे से स्तर से एक शुरुआत हुई थी और मैं उस समय में भोपाल में था। मिस्टर प्रभात राय ने उसकी बेल मेटल की यहाँ पर शुरुआत की थी और आज वो बड़े व्यापक रूप में काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां बना रहे हैं। उनकी मेहनत आज मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में लोग उनको जानते हैं और ये कला यहाँ से निकल के पूरे हिंदुस्तान में पहुंच गई है। इसी कड़ी में ये कहें कि पत्थर शिल्प की जो छोटी छोटी मूर्तियां बनती थी, अभी आज जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो स्टोन है, जो कला है, वो धीरे धीरे विख्यात होती जा रही है और यहाँ की कलाकृति अभी नेशनल अवार्डी दीपक विश्वकर्मा के द्वारा छत्तीसगढ़ में कुछ मूर्तियां प्रदाय की गई, जो 25-25, 30-30 फीट की जो मूर्तियां थी उनकी वहां पर बहुत सराहना हो रही है और ग्वालियर के शिल्पकारों को निरंतर रोजगार प्राप्त हो रहा है इस क्षेत्र में। तो मतलब कि हम माने कि ग्वालियर में भी ऐसे अवार्डी हैं जिनका नाम भारत के पटल पर लिखा गया है? ग्वालियर के अवार्डियों में तो मैं ये कहूंगा कि बत्तोबाई से शुरुआत हुई है और पूरे मध्य प्रदेश में यदि सबसे ज्यादा अवार्ड प्राप्त करने वाले लोग यदि हैं तो वो ग्वालियर और चंबल संभाग में हैं। चाहे वो स्टोन का क्षेत्र हो, चाहे वो लेकर बियर का क्षेत्र हो, चाहे वो कशीदाकारी का क्षेत्र हो, कोई से भी क्षेत्र में ग्वालियर चंबल संभाग के लोग शिल्पियों ने बहुत अहम भूमिका निभाई है और उससे निरंतर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तो आपने देखा कि हमारे आज के जो गेस्ट थे डीसी तिवारी जी, जिन्होंने शिल्प के क्षेत्र में काफी बारीकियां बताई हैं और बताया है कि कैसे 1962 से बत्तोबाई से लेकर आज विश्वकर्मा अवार्ड था ग्वालियर में, ऐसे ऐसे धनी बैठे हैं, प्रतिभा के धनी बैठे हुए हैं जिन्होंने ग्वालियर का नाम भारत के पटल पर रोशन किया है। तो हम धन्यवाद देते हैं आज डीसी तिवारी जी का, जिन्होंने अपना समय निकालकर यहाँ आए और हमारे दर्शकों को और शिल्पी भाइयों को बताया उन्होंने। तो मैं अंत में एक बात और पूछना चाहूंगा कि अगर ऐसी कोई योजना अभी वर्तमान में भी चल रही है जिससे हम ग्वालियर के महिलाओं के क्षेत्र में उनको हम लाभ दे सके, तो आप थोड़ा सा अगर उस पर प्रकाश डालें। अभी शुरुआत में अभी इसी माह हमको कुछ सॉफ्ट टॉयज के, कुछ पेपर मिशी के 2 शिल्पों में हम अभी प्रशिक्षण प्रारंभ करने जा रहे हैं और ये मध्य प्रदेश कार्यालय विकास आयुक्त नहीं, आयुक्त हाथकरघा के माध्यम से ये अभी संचालित होंगे। इनमें 10-10 महिलाएं और पुरुष इसमें भागीदारी करेंगे और प्रशिक्षण शीघ्र ही प्रारंभ किया जा रहा है। तो आपने देखा कि अभी शीघ्र ही प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा रहा है, तो आप भी ऑनलाइन ऑफलाइन इसका आवेदन कर सकते हैं और शिल्प के क्षेत्र में अगर आपकी जरा भी रुचि है तो बिल्कुल आप आए, क्योंकि इस ओर भी रास्ते बहुत से खुले हुए हैं। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी का साफ कहना है कि लोकल फॉर वोकल को उन्होंने महत्व दिया है और शिल्प के क्षेत्र में भी ग्वालियर में अभी काफी दरवाजे खुले हुए हैं। तो मैं आज यही समाप्त करता हूं अपनी वाणी को और धन्यवाद देता हूं डीसी तिवारी जी को, जिन्होंने यहाँ आकर
शिल्पियों को और क्षेत्रवासियों को शिल्प की बारीकियां बताई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।